सभी हमारे बीच में हम सब के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी यहां उपस्थित हैं। यहां लखनऊ का जनमानस ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जनमानस अगर किसी को कोई समस्या होती, रात हो या दिन हो, जिस सहजता से, जिस कर्मठता से उनके द्वार सभी के लिए खुले रहते, ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी यहां पर उपस्थित है। मैं मध्य विधानसभा की ओर से अपने उप मुख्यमंत्री जी का हम सब जिनके नेतृत्व में इस लखनऊ महानगर के सभी कार्यकर्ता आज काम करते, ऐसे आनंद जी से निवेदन है कि आप हमारे यशस्वी हम सब के नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हम सब इस विशाल कार्यकर्ताओं के समूह की ओर से आप उनका पटका पहना करके आनंद जी माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ के हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ के संयोजक आदरणीय महापौर जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। मैं एक बार जोरदार आदरणीय योगी आदित्यनाथ, माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। मैं अपने सम्मानित महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जिनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता एक एक बूथ और घर में जाकर के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आज निकले हैं। आदरणीय आनंद जी। बोलिए भारत माता की। आज पश्चिम विधानसभा की इस विशाल जनसभा में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही ओजस्वी और गतिशील उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच मौजूद लखनऊ की प्रथम नागरिक माननीय सुषमा खरगवाल जी, हमारे बीच मौजूद चुनाव संयोजक विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, चुनाव संयोजक आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, आदरणीय रमेश तूफानी जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय मनीष दीक्षित जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय लोधी जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जितेंद्र राय जी और उपस्थित सभी हमारे पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्षगण और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार कलता धुन से ताली बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आप सभी जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास की एक गाथा लिख रहा है और अपराधियों पे नकेल कसने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। हम सभी लोग इस भारत के अंदर भारत का जो विकास हो रहा है और जो लखनऊ का विकास माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा हो रहा है,
हम सभी सौभाग्यशाली हैं लखनऊ के निवासी। हम माननीय रक्षा मंत्री जी का अपने लखनऊ की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत आभार हृदय अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी से एक निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, 20 तारीख का मतदान का दिवस है, ऐसा मत करिएगा 20 तारीख को आप देर से उठ करके जगिएगा, ऐसा मत करिएगा 20 तारीख के दिन 11 बजे नाश्ता करके चाय पी करके आप टीवी देखने लग जाइएगा, ऐसा मत करिएगा 20 तारीख के दिन 2 बजे खाना खाकर सो जाइएगा, ऐसा मत करिएगा 3 बजे टेलीफोन मिला के पोलिंग स्टेशन पर पूछिएगा कितनी लंबी लाइन लगी है, ऐसा मत करिएगा 4 बजे आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि माननीय रक्षा मंत्री तो जीत ही रहे हैं, एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, एक वोट से फर्क पड़ने वाला है। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया भारत बनाने के लिए और भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए आपके एक एक वोट का महत्ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं 20 तारीख के दिन आप उठिएगा, सबसे पहले मतदान करिएगा, परिवार वालों का मतदान कराइएगा। उसके बाद मैं आपसे निवेदन करता हूं आज संकल्प लेकर के जाइएगा, 3 परिवार वालों का अवश्य मतदान करिएगा, 100% मतदान का संकल्प लेकर के जाइएगा। आज मैं इस अवसर पर इतनी ही बात करके आपसे संकल्प दिलाऊंगा और संकल्प के बाद अपनी वाणी को विराम करूंगा। आप 3 संकल्प लीजिएगा, मैं बोलूंगा फिर से एक बार, आप बोलेंगे मोदी सरकार, दूसरा संकल्प लेंगे अब की बार आप बोलेंगे 400 पार और तीसरी बार बोलूंगा लखनऊ बोले, तो आप सभी लोगों को जवाब आगे से पीछे तक आना चाहिए। बोले फिर से एक बार, जोरदार पीछे तक आवाज आनी चाहिए, फिर से एक बार, फिर से एक बार, अब की बार, अब की बार लखनऊ बोले, लखनऊ बोले, लखनऊ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष जी ने संकल्प जो 5 लाख का लिया है उसका आप सब ने अपने जय घोष से किया। मैं अब बिना किसी भूमिका के अपने बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और एक बार आप सब अपने प्रिय नेता का जोरदार अभिवादन के साथ स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ लोकसभा के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले, उत्तर प्रदेश को औद्योगिकीकरण के मामले में नई दिशा देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय मनीष दीक्षित जी, आदरणीय शंकरलाल लोधे जी, आदरणीय रमेश तूफानी जी, आदरणीय अनुराग मिश्र जी, आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय भरत डागर जी, आदरणीय पंकज शर्मा जी, आदरणीय जेपी सिंह जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय पार्षदगण, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राजाजीपुरम में जिस स्थान पर आज ये बैठक, आज ये जनसभा संपन्न हो रही है, ये ऐतिहासिक स्थल है। इसी स्थल से पूज्य अटल जी जनसभा को संबोधित करते थे। लखनऊ एक तरफा अटल जी के पक्ष में मतदान करता था। मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जिस ढंग से ऐतिहासिक जनसभा में आप यहां इकट्ठा हुए हैं, इतने बड़े हुजूम के साथ, आपको आज यहां से प्रण लेना होगा। आज यहां से आपको निश्चय करना होगा कि जब भी हम मतदान करने के लिए जाएंगे 20 तारीख को, तो प्रातःकाल उठ करके बगैर जलपान किए मतदान स्थल की ओर जाएंगे और अकेले मतदान के लिए नहीं जाना है, अपने पूरे परिवार को लेकर के जाना है और कम से कम 4 अन्य परिवारों को लेकर के जाना है। 2 दाहिनी तरफ, 2 बाईं तरफ रहने वाले 5 परिवारों को एक साथ मतदान केंद्र की ओर ले जाना है
और 100% मतदान के लिए हम सबको काम करना है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपना पूरा का पूरा समय आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं, इस अपील के साथ कि 20 तारीख को हम सब कार्यकर्ता 100% मतदान के लिए काम करेंगे। भारत माता के। साथियों, मैं अपने अभिभावक को मैं आमंत्रित करूं। अभी बड़ी देर से आप लोग बड़े गंगन भेदी नारा लगा रहे थे, माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। कल अमीनाबाद की सभा में उनके पैर में चोट होने के बाद आप कार्यकर्ताओं का प्रेम देख करके वो अपने को रोक नहीं पाए और बड़ी देर तक खड़े होकर के आपने सब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरा आपसे निवेदन है, अपने अभिभावक अपने स्थान पर बैठ करके ही हम सब कार्यकर्ताओं का उद्बोधन करें और इसकी स्वीकृति आपकी ओर से जोरदार तालियों और जयकारे के साथ अपने अभिभावक को आप आश्वस्त करें कि हम सब आदरणीय अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, महापौर श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, श्री मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद, श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जो आपके प्रत्याशी थे, श्री भरत डांगर लखनऊ लोकसभा प्रवासी, श्री शंकरलाल लोधी, श्री मनीष जी दीक्षित, श्री जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री रमेश जी तूफानी विधानसभा प्रभारी, श्री सत्येंद्र सिंह विधानसभा संयोजक, श्री अनुराग मिश्र, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। चाहते हुए भी लंबे समय तक खड़े होकर मैं इस समय भाषण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जैसा संचालक महोदय ने आपको बतलाया कि एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो पैर में चोट लग गई, जिसके कारण लंबे समय तक खड़ा होकर आप सबसे संवाद स्थापित कर पाना यह बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, इतना बड़ा हुजूम मेरे बहरे भाइयों, मैंने कल्पना नहीं की थी कि राजाजीपुरम में जाकर मुझे प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा हुजूम हमको देखने का अवसर मिलेगा। राजाजीपुरम में इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। भाई आप लोग शोर मचाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। कोई याद नहीं, ज्यादा से ज्यादा ताली बजा दीजिए, शोर मत मचाइए। बहनों भाइयों, इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को इस राजाजीपुरम में संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आज तक राजाजीपुरम में मैंने कभी भी संबोधित नहीं किया है। यह आप सभी लोगों का प्रेम, यह आप सभी लोगों का स्नेह है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्रित हुए। आप सब ने मेरा भी अभिनंदन किया है। मैं तो आपके घर का हूं, आपका मैं जनप्रतिनिधि हूं। सचमुच अभिनंदन मेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा यह नैतिक दायित्व बनता है कि एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज यहां आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सारे देश में चुनाव चल रहा है, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह 5वें चरण का चुनाव अब संपन्न होने जा रहा है। 20 मई को मतदान होगा।
अब तक जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। मैं जानता हूं जब भी चुनाव होता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं और आपके अंदर तरह तरह की गलतफहमियां भी पैदा करने की वह कोशिश करती हैं, लेकिन आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपको भी मैं जानता हूं। बहनों भाइयों, जिंदगी में कभी झूठ बोलकर मैंने राजनीति नहीं की है। मेरी यह मान्यता है कि यदि सार्थक राजनीति यदि करनी है, जनहित की यदि राजनीति करनी है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। आपने देखा होगा कि दोनों बार प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने कभी भी लखनऊ की जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया, कभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी ने यदि कोई बात रखी होगी, जन समस्या से संबंधित किसी मुद्दे को यदि उठाया होगा, तो मैंने इतना ही कहा होगा कि आपका सब स्नेह आशीर्वाद चाहिए, मैं अपनी तई उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। यहीं तक अपने को मैंने सीमित रखा है। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है कि लखनऊ का विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ है, क्या चीजें अभी शेष रह गई हैं। यह तो मैं स्वयं ही इसका जायजा लेता रहता हूं। अभी क्या हुआ है, अभी और आगे क्या करना है, स्वयं ही मैं इसकी पूछताछ करता रहता हूं। और हमारे श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, जो लंबे समय तक एलडीए के अधिकारी के रूप में यहां काम कर चुके हैं, पूरे लखनऊ महानगर की पूरी जानकारी रखते हैं और बराबर मुझे यह बतलाते रहते हैं कि अब यह काम करना है, यह काम करना है, यह काम करना है, और उसी अनुसार बराबर हम लोग कदम उठाते रहते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, लखनऊ में जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय मुझे नहीं दिया जाना चाहिए। उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश में किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि योगी जी हमारे बगल में बैठे हैं या हम लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं यह बात ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी कोई बात कही होगी और भले ही थोड़ी जटिल रही होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही होगी, तो उस पर योगी जी ने लखनऊ के लिए कभी ना बोला हो, यह मुझे याद नहीं है। अभी ये फ्लाईओवर जिस क्या नाम है, तब पहले नाम था अरे भाई पहले का नाम बदला, लाल कुआं फ्लाईओवर। बहनों भाइयों, जब मैं लाल कुआं फ्लाईओवर से मैं गुजर रहा था, पुराना नाम है, अब तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से हो गया है वो, और हैदरगंज, उससे मैं गुजर रहा था तो सचमुच मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। पहले भी यहां आता रहा हूं और उसके बाद भी इस फ्लाईओवर से चलकर आया हूं। अब तक कई फ्लाईओवर यहां बन चुके हैं, लेकिन मैं लखनऊ की जनता को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, अभी 12 या 13 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं। स्वीकृत कराना नहीं है, स्वीकृत हैं, केवल उस पर काम होना अभी शेष है। लखनऊ के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण 104 किलोमीटर 8 लेन की रिंग रोड का निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। आप लखनऊ एयरपोर्ट देखिए, शानदार एयरपोर्ट आपको दिखाई देगा। आप देखिए त्रिवेणी नगर रेलवे स्टेशन, मैं कह सकता हूं कि त्रिवेणी नगर का रेलवे स्टेशन यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। मेरे बहनों भाइयों, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। आलमबाग का जहां तक सवाल है, एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में इमर्ज होकर जो है वह लोगों के आलमनगर रेलवे स्टेशन एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में जो है एकदम बिल्कुल वह हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं।
काम का जहां तक प्रश्न है, इस देश में भी बहुत काम हुआ है, इस प्रदेश में भी बहुत काम हुआ है। और इस प्रदेश के काम के लिए मुझे चर्चा करनी हो तो मैं कह सकता हूं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम किया है, जो किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं कह सकता हूं, जो करिश्माई काम योगी आदित्यनाथ जी ने यहां की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में किया है, वह अपने में एक लैंडमार्क है। क्योंकि मेरी यह पक्की धारणा है कि जब तक किसी राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात यदि चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, उस राज्य का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। और आपको जानकर खुशी होगी, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां पर पहले सपा बसपा यह सब सारे सरकारें हुआ करती थी, विकास की बातें बहुत सारी की जाती थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय भी किसी को दिया जाना चाहिए, तो अपने मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाना चाहिए। मैं तो सारे देश भर में मैं सारे देश भर में जाता हूं और मैंने देखा है मेरे बहनों भाइयों, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, यह हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है। यह सब भी हम सभी के लिए गौरव का विषय है। देश का जहां तक प्रश्न है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण एक नई सोच के साथ होते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। भारत अब हमारा यह पुराना भारत नहीं रहा है, एक नए भारत का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में नए भारत का निर्माण करना यह 10-5 वर्षों में यह काम संभव नहीं है। फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और आज यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी मानी जानी हस्तियां यानी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो भारत 2004 से लेकर 2014 तक धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों कि आज हमारा भारत 8-9 वर्षों के अंदर ही जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, मॉर्गन स्टैनले जैसी फाइनेंशियल फर्म भी अब यह दावा कर रही है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमारा एक पड़ोसी देश है जो भारत के बारे में बराबर अच्छी बात कभी नहीं सोचता है। आज उस पड़ोसी देश का भी संसद सदस्य पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वह कहता है कि भारत आज विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं के सांसद ने कहा है। सारी दुनिया में भारत के प्रति एक सोच बदली है। सारी दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अब यह कहने लगे हैं कि सचमुच इस सारी दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो भारत की है। यह भारत के बारे में सारे दुनिया में धारणा बन चुकी है। 25 करोड़ लोगों को जो आज तक काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई काम नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कोई काम नहीं किया।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, हमारे शास्त्री जी ने नहीं किया, यह नहीं कहना चाहता मैं, देवगौड़ा जी ने नहीं किया। बहनों भाइयों, जो भी प्रधानमंत्री हुआ है सबने कुछ न कुछ किया है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में विकास की जो तेजी हमको देखने को मिली है, आज तक आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी हमको देखने को कभी नहीं मिली। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं। अभी एक सज्जन मुख्यमंत्री थे हमारे दिल्ली के, मुझे बताया गया कि अभी हाल में ही आए थे, उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहनों भाइयों, मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभी अभी आप जमानत पर छूट कर आए हैं, 1 जून को फिर से आपको जेल में जाना है, और आप आकर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए, और 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री होनी चाहिए, यह देश चाहता है। कहां यह देश को ले जाना चाहते हैं लोग? हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में भी अनाप शनाप उन्होंने बातें कर दी। बहुत विकास का दावा करते हैं, वह दिल्ली का विकास कर दिया। बहनों भाइयों, जाकर दिल्ली की हालत देखिए, क्या बना रखी है इन्होंने। और दिल्ली में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय भी, सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माने ये रहेंगे तो केवल वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसे सशक्त और प्रभावी नेतृत्व के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसे मैं मानता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, उनको राजनीति केवल झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। सार्थक यदि राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति केवल सच बोलकर ही की जा सकती है। मैं लखनऊ वासियों को कहना चाहता हूं, आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिएगा, कभी भी मैंने किसी से झूठ बोला हो, कोई गलत आश्वासन दिया हो। जिंदगी भर हम लोगों ने राजनीति की है बहनों भाइयों, तो सच बोलकर ही राजनीति की है। ये कहते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे, देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले लोकतंत्र का गला भारत में घोटा गया है तो 2075 में इमरजेंसी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय इमरजेंसी लगाकर भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया। हम लोगों ने कभी लोकतंत्र का गला नहीं घोटा है। स्वयं ही कहते हैं संविधान में परिवर्तन कर देंगे। 132 बार संविधान में परिवर्तन करने का काम इन लोगों ने किया। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी नहीं किया। इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों का काल है। इसलिए अनाप शनाप की बातें, जनता से झूठ बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजाजीपुरम को मैं जानता हूं, यहां इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहां बुद्धिजीवी हैं। इस तरीके से बड़े बड़े नेता, ये बड़े नेता मैं उनको नहीं मानता हूं, सो कॉल्ड बड़े नेता मानता हूं, तथाकथित बड़े नेता इस प्रकार के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा। अब यह बताइए, आपको जानकर खुशी होगी, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है। बहनों भाइयों, विजय का श्री गणेश हो गया है। अब कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो जानता था कि यदि मैं लड़ूंगा तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। इसमें हम लोगों का दोष क्या है? मोदी जी का दोष क्या है? और यह कहते क्या है? कहते क्या है? साहब, यह तो बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास को उठाकर कोई देख ले, 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। उस समय लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया था।
2 बार समाजवादी पार्टी के निर्विरोध सांसद हुए हैं, 2 बार एनसीपी के निर्विरोध सांसद हुए हैं, और आप अनावश्यक आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। फैसला आपके हाथों में है। राजनीतिक पार्टियां कुछ, फैसला आपके हाथों में। और मैं बार बार कहता हूं, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं मेरे बहनों भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हमने आपसे बात की तो मैंने कहा सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ ना कुछ किया है, ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन विकास की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है वो अद्भुत है, अद्भुत है। भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर बोलता था, लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे, लेकिन आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस आधार पर देश को बांटने का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। दुनिया की कोई ताकत अब भारत का विभाजन नहीं कर सकती। बहनों भाइयों, हमारा नेतृत्व कोई साधारण नेतृत्व नहीं है। हमारा भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का, यह विश्व का एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री है, सर्वमान्य नेता है। ये लोग क्या बातें करते हैं। आगे बहुत कुछ होना है, देश का मस्तक ऊंचा होगा, और आप यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं, हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर हम लोगों को नाज है, विश्वास है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई देश आंख दिखाकर निकल जाए मेरे बहनों भाइयों, उसको आप मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर। ये कांग्रेस के लोग तोप, बम, मिसाइल, गोले सब दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, हम लोग भारत में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं मेरे बहनों भाइयों, 21,000 करोड़ रुपए का अभी अभी हमने तोप, बम, गोले और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है। पहले दुनिया के देशों से ये लोग लेते थे, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहां पर अब ब्रह्मोस मिसाइल यहां बनेगी, और यह ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग केवल भारत ही नहीं करेगा, दुनिया के जिन देशों की आवश्यकता होगी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी बहनों भाई, और दुनिया के दूसरे देशों को भी मुहैया कराई जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे विकास के काम शेष रह गए हैं। अरे खैर, कोई भी रहेगा करेगा ही, कोई हम ही थोड़ो हैं कि कर डालेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि चारों तरफ देखिए, लखनऊ के सारे हाईवेज वगैरह, यहां से अब कानपुर भी जाना होगा तो कुछ समय के बाद आप 40 या 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच जाएंगे। तो विकास का चक्का भी तेजी के साथ चल रहा है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। एक प्रत्याशी होने के नाते तो मैं इतना ही आप सबसे निवेदन कर सकता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लखनऊ की बहुत चिंता की है। केवल विकास की ही चिंता नहीं की है, बल्कि हमारे चुनाव की भी उन्होंने चिंता की है। हर सार्वजनिक सभाओं में हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मैं अपने बीच में सम्मानित हम सबके लोकप्रिय नेता परम पूज्य
योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गीता का भी जहां जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार। आदरणीय योगी जी आ गए, एक बार लगाए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी और कर्मठ रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, पश्चिमी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 4 चरण अब तक संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को प्रदेश की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है। वह नारा है कि अब की बार, फिर एक बार और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसा है, जिसने आधुनिक विश्व की सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में अपने देशवासियों को दिया है। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भी IIT, IIM, IIIT, NIT, एम्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में भी अपने देश के युवाओं को समर्पित किए हैं। ये नया भारत आज जो हम सबके सामने दर्शन हो रहा है, इसके शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और विकास के कार्य हो रहे हैं, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने भी एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप देख रहे होंगे, मोदी जी जब सरकार में थे 2014 से लगातार हैं, और उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। अक्सर 100 वर्ष में एक बार इस प्रकार की महामारी का दस्तक होता है, और महामारी बीमारी से भी लोग मरते हैं, और बीमारी के बाद भूखमरी से व्यापक पैमाने पे मौतें होती हैं। पहली बार हुआ, बीमारी आई, बीमारी से भी जनता जनार्दन को बचा करके दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लगातार पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं, और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। देश के अंदर स्वास्थ्य उपचार की कितनी बेहतर व्यवस्था है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर करने के साथ ही इस बार के संकल्प में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को, हर एक वृद्ध नागरिक को हम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए उपचार की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, इसके अलावा अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, भाजपा का कोई प्रत्याशी, भाजपा का कोई पदाधिकारी अगर एक पत्र लिखता है, या पीड़ित भी मुझे पत्र लिखता है कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरी बीमारी में इतना पैसा खर्च होना है, तो मोदी जी द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेजता हूं, कहता हूं उपचार आराम से करवाइए, ये सरकार आपकी चिंता करेगी। अंजनी श्रीवास्तव ने दर्जनों लोगों को सहायता उपलब्ध करवाई है। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, देश के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बन जाए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर आ जाए, और 4 करोड़ लोगों के 10 वर्ष में मकान बने हैं, और मोदी जी ने कहा है अगले 3 वर्ष में जितने बाकी होंगे उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है, इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं। ये योजनाएं दी गई है सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ। बहनों और भाइयों, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये योजनाएं देश को दी गई। मैं कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता सुन रहा था, और आज भी मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच जाना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता अब सुनने को नहीं मिल रही तो प्रेस वार्ता करने में ही दिन भर अपना लगा देते हैं। कहते हैं हम फ्री में राशन देंगे, अरे तो पहले से मिल रहा है। थोड़ा इनको आतंकवाद पर कांग्रेस को बोल देना चाहिए, नक्सलवाद पर भी बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर भी अपने काले कारनामों के बारे में बताना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कहती है कि आटा और डाटा देंगे,
अरे माफिया के बारे में भी तो कुछ बोल दो। माफियाओं के बारे में, शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, वन माफिया, इन सब की भी चर्चा आप थोड़ा कर लेती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा हो जाती, और अपने कार्यकाल में हुए दंगों की चर्चा भी कर लेते, तो बहनों और भाइयों, उनका आटा और डाटे का मेल अपने आप ही गायब हो जाता। जिन लोगों ने अपने शासनकाल में, कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसको देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर न प्राप्त हुआ हो? सबको मिला, सबको मिला। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता का प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत जेल की यात्रा से आए हैं तो साइड इफेक्ट होता ही होता है। ये जेल का साइड इफेक्ट है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल से आने के बाद, यानी कोई मुख्यमंत्री पेरोल पर हो, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। और जेल से आने के बाद वे भविष्यवेता भी बन जाए, तो मेरे बारे में मत करें, वे अपने बारे में कहें और आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में कहें। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जिस मजबूती से कार्य कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सारथी के रूप में मोदी जी के जैसा यशस्वी नेतृत्व आज हम सबको प्राप्त हुआ है। ये भारत का, नए भारत का सौभाग्य है, और इस नए भारत के अंदर ही संभव है कि 500 वर्षों की जो ये समस्या थी, कांग्रेस की दशकों के द्वारा दी गई समस्या थी, जो इस समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ना, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आज उसी अयोध्या में, उसी जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है, और प्रभु राम ने अपना पावन जन्मोत्सव, भगवान राम ने अपना पावन जन्मोत्सव भी और पावन होली भी अपने ही भूमि पर मनाया है। बहनों और भाइयों, यह कार्य मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में अपना योगदान दिया है। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो बैरियर थी इन सब समस्याओं के समाधान करने के लिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सभी समस्या है देश की। भारतीय जनता पार्टी समाधान है, और उस समाधान का एक मॉडल आपके पास लखनऊ में है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने सरदेव अटल जी के उन सभी सपनों को एक एक करके साकार करके दिखा दिया है कि अगर राजनेता ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है तो सभी संकल्पों की पूर्ति कैसे होते हुए दिखाई देती है। आज का ये लखनऊ हम सबके सामने है। बहनों और भाइयों, लखनऊ के विकास के लिए एक तड़प थी सरदेव अटल जी की, सरदेव लालजी टंडन जी की, और आज उस सपने को साकार किया है माननीय राजनाथ सिंह जी ने। ये लखनऊ आज स्मार्ट सिटी है। लखनऊ को जोड़ने के लिए चारों ओर से एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल की दूरी तय करनी हो, किसी भी कोने में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाना हो, राजधानी से ये दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, लखनऊ के अंदर, लखनऊ की यातायात व्यवस्था की रीढ़ बना, शहीद पथ तब बना था जब भारत के सड़क परिवहन मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी थे। और आज
गृह मंत्री के रूप में और फिर रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने किसान पद की सौगात लखनऊ वासियों को दिया। अपने नेता के प्रति कैसा सम्मान का भाव होना चाहिए ये देखना है तो माननीय राजनाथ सिंह जी के ही निर्देश पर, उनके प्रस्ताव पर सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने रखी लगी है। बहनों और भाइयों, लखनऊ स्मार्ट सिटी के साथ साथ आज अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लखनऊ में ही बनकर के तैयार हो चुका है। उसमें सत्र प्रारंभ भी हो चुके हैं। और यही नहीं, लखनऊ अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहा है। बहनों और भाइयों, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है इसका उदाहरण भी आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश बना है। जो 6 नोड विकसित हो रहे हैं वह लखनऊ भी है, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। और बहनों और भाइयों, आपको लखनऊ की एयरपोर्ट को आपने देखा होगा। अभी तमाम लोगों ने यहां पे जब आईपीएल के मैच हो रहे थे उस दौरान उन्होंने जब एयरपोर्ट, लखनऊ के एयरपोर्ट को देखा वो आश्चर्यचकित थे। क्या लखनऊ में भी ऐसा अत्याधुनिक एयरपोर्ट? ट्वीट करके बधाई दे रहे थे। ये लखनऊ का गौरव बढ़ता है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश भी बनेगा और नए उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहचान है। और ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में जाते हैं। अपनी अस्वस्थता के बावजूद चुनावी सभाओं में लगातार देश के अंदर लगातार दौरे करने के बाद, एक चुनावी सभा में चोटिल होने के बाद आज भी वे लखनऊ को पूरा समय दे रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि इतना बड़ा राजनेता अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति इतना समय देता हो। जब भी देश की व्यवस्था से थोड़ा समय निकलता है मैं देखता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ आकर के यहां की समस्याओं को लेकर के बैठकों का क्रम शुरू होता है, जनता से मिलते हैं, पीड़ित के घर जाते हैं, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। लखनऊ की हर एक समस्या, छोटी से लेकर बड़ी तक समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकल सकता है या उनके अंदर की पीड़ा से देखा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में सहजता, सरलता, ईमानदारी, लगभग 5 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन एक आदर्श और शुचिता का, एक निष्कलंक जीवन का प्रतीक है। भारत की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण है जो हर राजनेता के लिए, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण बन सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि जब कोई चुनता है तो उससे मिलने वाले पुण्य और उससे मिलने वाला जो, उससे मिलने की जो, उसके कारण जो पुण्य प्राप्त होता है, जो श्रेय प्राप्त होता है, जनता जनार्दन ही उसका सर्वाधिक लाभान्वित होती है। और बहनों और भाइयों, यह लखनऊ ने अर्जित किया है, लखनऊ ने अर्जित किया है। और लखनऊ इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि लखनऊ आज इस विरासत के साथ भारत को एक नई ऊंचाई के साथ मिलाकर के, मोदी जी के कलम से कलम मिलाकर के भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहता है। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि लखनऊ से चुनाव जीतने में कोई संदेह नहीं, कोई संदेह, देश का कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि लखनऊ वासियों का इतना प्रेम, वो किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा क्यों न हो, कोई हर व्यक्ति का पूरा स्नेह और पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।
लेकिन बहनों और भाइयों, रिकॉर्ड बनना चाहिए, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के लिए हम लोग आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, उस रिकॉर्ड के लिए हम लोग आए हैं कि लखनऊ को नए रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ना है। नए लखनऊ के लिए अरे माननीय राजनाथ सिंह जी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदेशवासियों को दिया। देश के अंदर अलग अलग मंत्रालयों में, सड़क परिवहन मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में और आज रक्षा मंत्रालय में उनका यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, प्रदेश और लखनऊ के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका नेतृत्व प्राप्त होता है। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं तो आपको कह सकता हूं, अरे हम लोग हैं ना, हम हैं, ब्रजेश पाठक हैं, सभी लोग हमारे मंच में बैठे हुए, सब राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर के लखनऊ को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित करने के अभियान के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिकॉर्ड बनाने के समय हम सबको भी कार्य करना होगा। क्या लखनऊ इसके लिए सहमत है? लखनऊ पश्चिमी सहमत है? सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए 20 मई को पहला काम मतदान और तब अन्य काम, मतदान के साथ जुड़ना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में लोग मतदान करने के लिए कम जाते हैं, छुट्टी होती है तो तुरंत कहीं और जगह पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। अरे पिकनिक मनाने के लिए 5 साल होता है, एक दिन देश के नाम होना चाहिए। भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए एक दिन देश के नाम और देश के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने के नाम होना चाहिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपका मैं आह्वान करूंगा कि चुनाव के दिन केवल मतदान केंद्र पर रहना है, हर मतदाता को मतदान केंद्र पर लेके जाना है और उससे मतदान कराना है। करेंगे? सभी लोग करेंगे? ये पीछे के लोग क्यों नीचे हाथ किए हुए हैं? पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग करके दिखाएंगे? भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे? रिकॉर्ड बहुमत से लखनऊ नया रिकॉर्ड बनाएगा? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस विधान